नमस्कार दोस्तों। आज के इस शानदार और फोकस रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के अध्याय 2 यानी राज्य एवं राष्ट्र की आय में। देखिए, ये सेशन खास तौर पर आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को बिल्कुल स्मूथ और इफेक्टिव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम चैप्टर के मुख्य बिंदुओं, महत्वपूर्ण परिभाषाओं, शॉर्ट नोट्स और उन ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे जो सीधा परीक्षाओं में छपते हैं। आप जरा इस मास्टर स्टडी शीट को देखिए। ये आज के हमारे पूरे सेशन के लिए एक अल्टीमेट मैप की तरह है। मतलब आपको एग्जाम में जो भी चाहिए, जरूरी परिभाषाएं, फॉर्मूले, प्रमुख संकेतक या ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, वो सब कुछ यहाँ एक ही जगह पर बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने आज के इस सेशन को 4 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम मुख्य बिंदुओं और परिभाषाओं को देखेंगे, फिर आर्थिक संकेतकों के फुल फॉर्म्स पर बात करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना और उसकी चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में एक मजेदार रैपिड फायर ऑब्जेक्टिव क्विज। तो चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं, जहां हम चैप्टर 2 की उन सबसे जरूरी परिभाषाओं को देखेंगे जो अक्सर शॉर्ट आंसर में पूछी जाती हैं। अर्थशास्त्र की पूरी कहानी जिस एक बुनियाद पर टिकी है वो है आय यानी इनकम। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो या मानसिक, तो उसके बदले में आपको जो पैसा मिलता है वही आय है। ये बस आपकी मेहनत का एक सीधा आर्थिक इनाम है। अब अगर हम एक इंसान की आय से आगे बढ़कर पूरे देश की बात करें तो उसे राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। एक देश के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 साल के भीतर उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें सबसे कैच वाली बात यही है कि इसकी गणना सख्ती से सिर्फ 1 साल के लिए ही होती है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई, सिर्फ देश की कुल आय जान लेने से एक आम नागरिक की स्थिति का क्या पता चलेगा? बिल्कुल सही। और यहीं पर एंट्री होती है प्रति व्यक्ति आय की, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। जब आप पूरे देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर निकल कर आता है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। इससे हमें देश के औसत जीवन स्तर का असली अंदाजा लगता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये फॉर्मूला तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय भाग कुल जनसंख्या। बोर्ड्स में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। अब ये सब कैलकुलेट करने के लिए एक फिक्स टाइम तो चाहिए ना। इसी समय अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत में हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। अर्थशास्त्र के हर स्टूडेंट को ये डेट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम कुछ भारी भरकम आर्थिक संकेतकों और उनके सटीक फुल फॉर्म्स को डिकोड करेंगे। ये वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में बार बार झलकते हैं। इन्हें याद रखना मस्ट है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरह एनआई हो गया नेशनल इनकम, पीसीआई है पर कैपिटा इनकम, और आखिर में सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, जीडीपी और जीएनपी के बीच का फर्क। देखिए, जीडीपी सिर्फ और सिर्फ देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हुए उत्पादन को मापता है, लेकिन जीएनपी, इसका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। जीएनपी में हम अपने देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई उस आय को भी जोड़ देते हैं जो उन्होंने विदेशों में रहकर कमाई है। अब आते हैं भाग 3 पर। ये जो इतने बड़े बड़े नेशनल फिगर्स हैं, आखिर इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या पसीने छूटते हैं, चलिए देखते हैं। इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड बहुत ही कमाल का है। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली बार साल 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? ये ऐतिहासिक काम दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अगर हम आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये पूरा का पूरा विशाल काम हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसओ द्वारा बड़ी ही बारीकी से संभाला जाता है। शॉर्ट नोट्स के लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को मापना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत सी चुनौतियां आती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात, सही आंकड़ों की कमी होना। फिर आती है डबल काउंटिंग, यानी एक ही चीज को 2 बार गिन लेने की दिक्कत। वस्तुओं का सही मूल्य तय करना, ऐसी चीजों का मूल्य निकालना जो बाजार में बिकती ही नहीं है। और सबसे मुश्किल, अवैध आय को कैसे मापें,
ये सारी परेशानियां ना कैलकुलेशन को बहुत ही पेचीदा बना देती हैं। ऑलराइट, अब टाइम आ गया है हमारे आखिरी मॉड्यूल का, भाग 4, रैपिड फायर है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। तो पहला सवाल ये रहा, जरा पूरे भारत की इकोनॉमी के बारे में सोचिए और बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आखिर कौन सा है। और इसका सही जवाब है गोवा। जी हाँ, प्रति व्यक्ति धन के मामले में गोवा पूरे देश में नंबर 1 पर है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो गोवा लगभग 5,25,000 रुपए के साथ टॉप पर बैठा है। वहीं अगर हम इसकी तुलना बिहार से करें जो करीब 61,000 रुपए पर है, तो आपको राज्यों के बीच आय का ये बहुत बड़ा और गंभीर अंतर साफ साफ दिखाई देगा। चलिए अब फोकस को थोड़ा और संकरा करते हैं और सीधे बिहार पर आते हैं। बिहार राज्य के अंदर किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? और जैसा कि आप गैस कर ही सकते हैं, सही जवाब है पटना। राज्य की राजधानी होने की वजह से पटना जिला पूरे राज्य में आर्थिक रूप से सबसे आगे है। अब एक ऐतिहासिक सवाल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किस इंसान ने की थी? याद आया कुछ? बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे बोर्ड वाले बार बार घुमा फिराकर पूछते ही हैं। इसे तो आप पक्का याद रखिएगा। और अब आज का आखिरी सवाल। इन सभी आर्थिक कैलकुलेशंस के लिए जो टाइम पीरियड इस्तेमाल होता है, यानी भारत का वित्तीय वर्ष, उसकी एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं? जी हाँ, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक। दोस्तों, अगर आपने इन परिभाषाओं, फुल फॉर्म्स और डेटा पॉइंट्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो बोर्ड एग्जाम्स में आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। लेकिन जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या ये सारे बड़े बड़े आंकड़े और नंबर्स सच में देश के हर आम इंसान की असल जिंदगी की कहानी बताते हैं, या फिर तस्वीर का कोई ऐसा पहलू भी है जो इन नंबर्स के पीछे छुप जाता है? इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।